वीडियो की 6 मिनट का वीडियो था। तो इस 6 मिनट में लगभग पूरा टॉपिक को बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल से चेंज होता हुआ आज 21वीं सदी में हम लोग एक मानव सभ्यता के चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। और उस चरम शिखर पर पहुंचते पहुंचते हमने कैसे यात्राएं की हैं, किन किन हमने कारकों को अपने उपयोग में लिया है कि आज मानव सभ्यता हमारे शीर्ष पर है। और उस शीर्ष पर आने के लिए हमने कुछ टॉपिक लिए हैं इसको समझाने के लिए कि मानव अपना पर्यावरण बदलने के लिए सबसे पहले वो अपने जिस चीज पर ध्यान दिया है वो है उसका सेटलमेंट, है ना, आवास, आवास जिसे कहते हैं। तो जहां वो रहता है वही उसका आवास बन जाता है। पूरा पाषाण काल में गुफाओं में रहता था तो वो आवास था, है ना। उसके बाद हंटर गैदरिंग उसने छोड़ दी, किसी का खोज हुई, पहिए की खोज हुई, आग की खोज हुई, तो उसने अपना सेटलमेंट परमानेंट तौर से बसा लिया। लेकिन आज भी इतने सालों बाद ऐसा नहीं है कि हर ट्राइब या हर जनजाति या जाति परमानेंट ही रह रही है। आज भी बहुत सारी जनजातियां ऐसी हैं जो टेम्परेरी वे में रह रही है। अंडमान निकोबार में चले जाइए, नागालैंड में चले जाइए, राजस्थान के कई इलाकों में चले जाइए जो इंटीरियर है, आपको नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए जहां आपको आज भी इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है उन ट्राइब के क्षेत्र में घुसने के लिए, बाकी आप जा ही नहीं सकते। तो वो टेम्परेरी तौर पे आज भी रह रहे हैं क्योंकि वहां अभी विकास की जो प्रकाश पहुंचना था वो विकास अभी तक नहीं पहुंचा। तो सेटलमेंट के तौर पे देखेंगे परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट और टेम्परेरी को बेसिक डिफरेंस करने के लिए हमें यही देखना है कि अंतर कहाँ आ रहा है। अंतर यही आ रहा है कि लगभग आप अप्रोच ये कर सकते हैं कि टेम्परेरी वाले आज भी वही प्रैक्टिस कर रहे हैं हंटिंग गैदरिंग की जो उस समय करते थे। आज भी आपने अपने गांव की तरफ यदि आप जाते होंगे तो मई जून में देखते होंगे राजस्थान से चरवाहे आते हैं ना, अपनी भेड़ों को, ऊंटों को लेकर। वो आज भी नोमाडिक जीवन जी रहे हैं ना। और उनकी भेड़ों और गाय ऊंटों को अपने खेतों में रखवाने का हम लोग पैसा भी देते हैं क्योंकि वो उनकी गाय भैंस, वो गाय ऊंट या दुखते हैं तो रात भर में वो आपका खेत प्रोडक्टिव हो जाता है, होता है कि नहीं? क्योंकि वो गोबर करेंगे, गोबर से हमारा खेत प्रोडक्टिव हो जाएगा, हमारी फर्टिलिटी बढ़ती जाएगी। तो टेम्परेरी जोन में रहने के कई लोग हैं, जैसे गद्दी बकरवाल आप हिमाचल में चले जाइए, जम्मू कश्मीर में, वो आज भी नोमाडिक लाइफ जी रहे हैं। ऐसे परमानेंट में हम लोग आ रहे हैं क्योंकि हमने खेती का विकास कर लिया, खेती का विकास करके हमने अपनी संस्कृति सभ्यता का विकास कर लिया और आज हम उस अवस्था में है कि हमें कहीं भी भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। तो परमानेंट सेटलमेंट कहाँ होगा? आप सोच के देखिए, पर्वत पे, पठार पे कि मैदान पे? सबसे अच्छी जो सुटेबल कंडीशन बनेगी वो बनेगी मैदान पे। हम ये नहीं कह रहे कि पर्वत पे मिलेगा, माउंटेन पे भी मिलता है। आप पुराने समय में चले जाओ तो वहाँ एक ऐसी सभ्यता मिली है तो उसको आप देख लेंगे ऑनलाइन वीडियो में जाके तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। उस सभ्यता का नाम है इनका सभ्यता, जिसको कहते हैं माचू पिचू सभ्यता। और वो है पेरू के पर्वतों में बसाई गई थी और इतनी डिजाइंड और वेल डिजाइंड है, उनके मकान, उनके भवनों को देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे इतनी ऊंचाई पे बनाया कैसे था। तो माचू पिचू सभ्यता पर्वतों पे पनप रही है। पठारों पे चले जाएंगे वहां आपको एक सभ्यता मिल जाएगी। लेकिन ज्यादातर दुनिया की सारी सभ्यताएं कहाँ मिली है? नदियों के किनारे, जो मैंने आपको 6 में बताया था, एमक्यू, है ना। एमक्यू का मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में, एक मेलुआ की सभ्यता है वो जिसको इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं, और मिस्र की सभ्यता है वो मिस्र में नील नदी के किनारे। तो इसको एमक्यू कह दिया जाता है, मेलुआ, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता हुआ ना। तो ज्यादातर नदियों के किनारे जो सुटेबल कंडीशन मनुष्य को मिलती है तो वो ज्यादातर परमानेंट सेटलमेंट की तरफ इशारा करती है कि नहीं? तो इसलिए ये परमानेंट आवास हमारे बनते जा रहे हैं। जैसे जैसे हमने सरप्लस प्रोडक्शन शुरू किया वैसे वैसे हमारा व्यापार बढ़ा, व्यापार बढ़ेगा तो धीरे धीरे हम लोग किधर बढ़ेंगे? एक राजा का निर्माण होगा, राजा का निर्माण होगा तो एक स्टैंडिंग आर्मी बनेगी, स्टैंडिंग आर्मी बनेगी तो वो दूसरे राज्यों को जीतना चाहेगी। तो राज्य से बड़े राज्य और महाजनपद काल। तो 3 प्रकार के अब तक अर्बन रिवॉल्यूशन हो चुके हैं। एक
आपके परमानेंट सेटलमेंट से होते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन का पहला रिवॉल्यूशन, दूसरा रिवॉल्यूशन हुआ जाके महाजनपद काल में जब नगरों का विकास हुआ, और तीसरा विकास हुआ 1990 के बाद अभी हो रहा है। तो चलिए ये बात हो गई। अब दूसरा बात पे आते हैं। सेटलमेंट में देखेंगे तो दो टाइप यहाँ भी मिलते हैं, रूरल और अर्बन। रूरल का आप बात करेंगे तो ग्रामीण अधिवास, और ये शहरी अधिवास। इसको पहचानने का तरीका मैंने आपको 2-3 बातों में समझ में आएगा। एक आप कह सकते हैं कि वो एरिया जहाँ पर 75% पीपुल नॉन एग्रीकल्चर कार्य कर रही हो तो वो क्या कहलाएगा, अर्बन। 75% गैर कृषि कार्य हो रहे हो तो आप समझ जाइए वो शहरी क्षेत्रीय होगा, ठीक। और वहाँ की जनसंख्या का घनत्व 450 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज्यादा पड़ रहा है, तब भी वो क्या बन जाएगा। और वो मेट्रोपॉलिटन नगर निगम, नगर पालिका जैसे कहते हैं, बड़े बड़े जितने सरकारी कार्यालय हैं वो मिलेंगे तो अर्बन हो जाएगा। और ये चीजें जहाँ ना मिले, जहाँ नेचर के नजदीक से प्राइमरी एक्टिविटी हो रही हो, प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब खनन हो रहा हो, जैसे माइनिंग कहते हैं, लंबरिंग जैसे लकड़ी काटना हो रहा हो, है ना, खेती करना हो, ये सारी एक्टिविटी जहाँ मिले वहाँ आप सीधा बोल दोगे। अब इसमें बात आती ट्रांसपोर्टेशन की, कि इसमें होता कौन सा है। सबसे ज्यादा हमारा जो परिवहन है वो 4 प्रकार से देखा गया है, ठीक है। लेकिन ये 4 प्रकार बहुत मोटे तरीके से दिखाए गए हैं छोटी क्लास में। बाद में जैसे हाई क्लास में आते हैं एक एक पर टॉपिक बन जाता है पूरा, ठीक है ना। तो आपका पहला कौन सा है, रोडवे, दूसरा रेलवे, तीसरा एयरवे, फिर वाटरवे। अब आप बताइए कि इनमें से सबसे सस्ता कौन सा पड़ता है, रेलवे। 2 प्रकार की ढुलाई है बेटा, एक सवारी की ढुलाई और एक सामान की ढुलाई। तो मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ कि सवारी की ढुलाई के हिसाब से सस्ता, सिर्फ हाथ उठाइए, सवारी के हिसाब से सबसे क्विक एंड चीप पड़ेगा सबसे ज्यादा, बेटा आप बता। रोडवेज, और आप बताइए सर। रेलवे। रेलवे सही है बेटा, सबसे क्विक एंड चीप पड़ता है रेलवे, ठीक है, जल्दी से। और ढुलाई के मामले में भी रेलवे मालगाड़ी रेलवे पड़ेगा। लेकिन अगर क्विक एंड चीपेस्ट कहा जाए, क्विक एंड चीपेस्ट, पहले मैं चीप बोला, सस्ता। अब सबसे सस्ता एक बच्चा बताओ, वाटरवे, आप बताओ। अरे ये तो बहुत महंगा। आपका पेट्रोल जहाँ 90 रुपया लीटर आता है, उनका पेट्रोल 1800 रुपया लीटर आता है, जिसको कहते हैं ATF, एयर टरबाइन फ्यूल, समझे। एयरवेज तो हो ही नहीं सकता, सबसे सस्ता पड़ेगा वाटरवे। बैठ जाओ। और अभी आपको जान के बहुत अच्छा भी लगेगा, और अब हम लोगों के लिए एक अच्छा मौका भी है टूरिज्म का, कि आपके बनारस से लेके और असम तक एक वाटरवेज बनाया गया है। अच्छा, क्या आप ये जानते हो कि रोडवेज में जैसे नेशनल हाईवे होते हैं, स्टेट हाईवे होते हैं, है ना, डिस्ट्रिक्ट हाईवे होते हैं, विलेज हाईवे होते हैं, क्या पानी पर भी हाईवे बनाया जा सकता है? बताने से पहले थोड़ा सा ऐसे पूछ लिया, क्या कल्पना की जा सकती है? क्या है ऐसे भारत में कभी कोई हाईवे का नाम सुना है जो पानी पे हाईवे बना दिया हो, निश्चित रूट बना दिया हो कि यहाँ से यहाँ तक जहाज चल सकता है? समुद्र में जहाज चलता तो देखा होगा, पानी, लेकिन नदी में जहाज या नहर में जहाज चलता देखा? कभी कोई नहर का नाम नहीं सुना दुनिया में? कोई नहरें एक्टिव हो? स्वेज। हाँ देखो, स्वेज है। किस किस को मिलाती है बेटा, खड़े होकर बताना। स्वेज कैनाल किस किस को मिलाती है? लिंकेज कहाँ से है इसका? 2 सागरों को मिलाती है ना? यस सर। जीके में पढ़ते होंगे, बताओ याद हो तो। अच्छा, एक कैनाल और है स्वेज की तरह, बहुत ज्यादा ट्रेड को बढ़ावा देती है, पनामा सुना? यस सर, पनामा ना। वो कहाँ पर है सर? अमेरिका के पास है। हाँ, अमेरिका में कहाँ? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या मध्य अमेरिका? सर मध्य में। मध्य में। यस सर। इसका नाम ही पनामा है, तो पनामा देश से ही बनी होगी। यस सर। भाई जिस देश को काट के बनाई गई थी। यस सर। नाम भी तो उसी को दिया जाएगा। यस सर। उसी के नाम पे है। और ये लिंकेज किसे करती है? कौन कौन से बड़े बड़े महासागरों को? सोच के देखो, शायद कहीं देखा हो हमने। देखो एटलस सबको खरीदवाया है, खरीदवाया कि नहीं? 1 साल पहले भी हमने कहा था 2 चीजें जरूर ले लो, अब कितने लोग लिए? थोड़ा कर लिए और बाकी लोग नहीं लिए।
ये भी अब दोबारा रिपीट करने का विषय तो नहीं है सर। सर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। पीछे से पता कर लिए क्या? यस चलिए अच्छी बात है। अटलांटिक और प्रशांत। प्रशांत, सबसे बड़ा फायदा उसका यही था कि पूरा अमेरिका का जो चक्कर लगता था यस सर। वो ना होते, बीच से मध्य अमेरिका से हमारे जहाज अब निकल जाए। यस सर। और स्वेज पर बचा, फिर हम आते हैं इधर अपने देश पर आते हैं। स्वेज किस किस को मिलाती है? कोई लड़की में से बच्चे एक बता दो, भूमध्य सागर। और दूसरा कोई भी बताए, अगर तो पूछने से मतलब बताओ भाई। कहीं मिलेगा नहीं इसमें, क्योंकि एटलस किसी के हाथ में है नहीं जो नकल हो पाए यहाँ पर। तो एक है भूमध्य सागर और दूसरा है लाल सागर, ठीक है? Yes. लाल और भूमध्य सागर को अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए करने के लिए स्वेज नहर का निर्माण किया और 1958 तक उस पर एकाधिकार भी रखा। बाद में जब कर्नल नासिर आए मिस्र वाले, तो उन्होंने उनका एकाधिकार समाप्त कर दिया और आज वो सभी के लिए खुली हुई है, ठीक है? Yes. तो चलिए अब फिर इंडिया पे आ जाते हैं। हमने हाईवे पे पूछा था, ऐसे अभी तक 6 हाईवे, नेशनल हाईवे भारत में बनाए जा चुके हैं और 3 से 4 नेशनल हाईवे पे काम चल रहा है। उनमें से ये जो है ये 7वां 8वां है। ये बनारस से लेके असम तक आपके जहाज चलेंगे और वो जहाज 1-2 दिन की यात्रा नहीं, 1 महीने का पूरा टूरिज्म पैकेज है। आप बैठिए 1 महीने तक उस जहाज पर दिन रात काटिए और फिर जाके असम में जाके उतरिए। है नेशनल हाईवे। तो पहला कौन सा हमारा? पहला हाईवे है हमारा इलाहाबाद टू हल्दिया। आप इलाहाबाद शहर से बैठो और बंगाल में हल्दिया पोर्ट पर उतर जाइए। दूसरा है सादिया टू धुबरी। असम में सादिया है, धुबरी पे जाके उतर जाइए। उसके आगे उतना रास्ता अच्छा नहीं है कि जहाज चलाए जा सके, ठीक? तीसरा है केरल में, है ना, कोट्टायम, कोवलम टू कोट्टायम, ये तीसरा है। और चौथा है चेन्नई से लेके बाराकोरा, वो बाराकोरा पोर्ट है आपका आंध्र प्रदेश में। और 5वां आपका है आपका महानदी से लेके स्वर्णरेखा नदी तक का बीच का एक कैनाल बना दिया है कि आपको घूम के नहीं जाना, सीधा चलेंगे। 5 ये। और 6वां है बराक नदी पर आपका नॉर्थ ईस्ट में, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं। ये 6 तो अभी वेल ऑर्गेनाइज्ड चल रहे हैं और 6-7 पर काम चल रहा है। और भविष्य में ऐसा कहा जा रहा है कि हम सारी की सारी नदियों को जोड़ देंगे तो जो हमारा पेट्रोल डीजल हमारा रोडवेज पे खर्च होता है इधर, वो सारा का सारा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? वाटरवेज पे। तो वाटरवेज पे शिफ्ट होगा तो हमारा पेट्रोल डीजल बचेगा कि नहीं? Yes, अब अभी जब हम 85% का जो आयात विदेशों से सिर्फ इसीलिए करते हैं कि हमें पेट्रोल डीजल चाहिए, यदि हमारा डिपेंडेंसी वाटरवेज पर आ जाती है तो हमारा एक आत्मनिर्भरता बनेगी कि नहीं? यस सर। तो अभी जो अमृत महोत्सव चल रहा है इसीलिए तो चल रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी आत्मनिर्भरता अलग अलग सेक्टर में डाल दें। जैसे ऊर्जा की जरूरत है तो सौर ऊर्जा पे चले जाए, पेट्रोल डीजल की जरूरत है तो वाटरवेज पे चले जाए, और एनर्जी की जरूरत है तो विंड एनर्जी पे चले जाए। मतलब जितने आपको हाइड्रोकार्बन की जो जरूरत है वो खत्म कर दिए किसी तरह। और ये हो सकता है कि नहीं? यस सर। हो सकता है। तो अब फिर हम आते हैं सेटलमेंट में, वही जो थोड़ी सी डिबेट करा देते हैं आपके बीच। मैंने एक वर्ड आपको बताते हैं, ये जो टेम्परेरी सेटलमेंट में हमारे यहाँ जो एक वर्ड है ऋतु प्रवास, नाम से स्पष्ट है, ऋतु प्लस प्रवास। मतलब ऋतु बदलेगी तो प्रवास करेंगे, जिसको इंग्लिश में कहेंगे ट्रांसह्यूमर्स। तो ये ट्रांसह्यूमर्स 6-6 महीने पे वहाँ के पहाड़ी लोग करते हैं। क्यों करते हैं? कि भाई कोई भी एक चोटी बनी हुई है इस तरीके से, अब यहाँ पर वैली भी है तो यहाँ वैली में एक घर उनका परमानेंट यहाँ रहेगा और टेम्परेरी एक घर चोटी पे रहेगा। जब बर्फ पड़ती है तो वो लोग वैली में चले जाते हैं और जब बर्फ वहाँ की पिघल जाती है और यहाँ मुलायम घास पैदा हो जाती है तो फिर शिफ्ट करके टेम्परेरी आवास में आ जाते हैं अपने पशुओं के साथ चरागाह करने के लिए। उनको भी जिंदा रहना है। क्यों? अनुकूलन जरूरी है मौसम के साथ। आज हम लोग इस स्थिति में खड़े हैं, ये हम क्या कर रहे हैं? अनुकूलन कर रहे हैं ना। क्या अप्रैल और मई जून की गर्मी में भी ऐसे दिखेंगे? क्यों? उस समय करेंगे तो कुछ और अनुकूलन होने लगेगा। आज कर रहे हैं तो बचे हुए हैं,
बोलो। तो ये अनुकूलन एडेप्टेशन मनुष्य की फितरत रहा है शुरू से, जब से मनुष्य पैदा हुआ है। तो इसी में ट्रांसह्यूमन्स जो वर्ड है ऋतु प्रवास, मैं चाहूंगा कि दो बच्चे या तो कोई एक बच्चा और एक बच्ची, मैं ये टॉपिक देता हूँ इसमें कि क्या ऋतु प्रवास करने से मानवीय पर्यावरण के द्वारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है उस पर कोई सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कौन बोलेगा? बच्चे, मतलब लड़के बोलेंगे सकारात्मक, लड़की बोलेगी नकारात्मक। बताइए कौन बच्चा बोलेगा? बताइए क्या क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं किस प्रकार की एक्टिविटी करने से पहाड़ों के जीवन पर, वहाँ के पर्यावरण पर? बताइए सर, यदि मानव पर्वतीय क्षेत्र पर ऋतु प्रवास करता है तो वहाँ के जलीय स्रोतों को प्रदूषित होगा। ठीक है, समझ गए ना? भाई मानव की एक्टिविटी कहीं भी बढ़ेगी, चाहे मौसिनराम में बढ़े, चाहे यहाँ जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों पे बढ़े। वेरी गुड। हो पर्वतीय क्षेत्रों की वनस्पति घटेगी, वनस्पति का क्षरण होगा, जो ग्रीन कवर है उसका डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, है ना? और मानव वन्य जीवन से ईंधन के रूप में जो लकड़ियाँ काटता है उससे खाद्य पदार्थ जाने में वायु प्रदूषण बढ़ेगा। वायु प्रदूषण बढ़ गया। देखो सारी चीजें लिंकेज हो रही हैं कि नहीं? मेन एक्टिविटी से ये प्रदूषण होगा तो ये सकारात्मक में कहाँ जाना है? ये तो नकारात्मक बोल रहे हो आपको सकारात्मक बोलना था ना। अच्छा तो ठीक है, आप नकारात्मक बोल दो तो आप सकारात्मक बोलिएगा, ठीक है? इसका अपोजिट हो जाएगा। चलिए। सब मानव वहाँ जाकर कृषि उपज को बढ़ाने के लिए विभिन्न उर्वरकों का उपयोग करेगा, जिससे मृदा में अम्लीयता और क्षारीयता बढ़ेगी। तो वो किस तरफ जाएगा? इनफर्टिलिटी की तरफ। वहाँ की मृदा किसी कृषि योग्य नहीं रह जाएगी। कृषि होती है कि नहीं पहाड़ों पे? होती है। सीढ़ी नुमा। तो आगे और कोई पॉइंट? सब पर्वतों पर विभिन्न कार्यों को होने से मृदा अपरदन और निक्षेपण होगा। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ की नदियों में गाद आ जाएगी, गाद आएगी तो गहराई कम होगी, गहराई कम होगी तो बाढ़ आएगी और वहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट। मानव अपने पर्यावरण को आसान बनाने के लिए विभिन्न सड़कों का निर्माण करेगा, जिससे वनस्पति को नुकसान होगा। हाँ, सड़क बनेंगे, घर बनेंगे, सब बढ़ता है धीरे धीरे, इसका चरण होगा। हो गया। मनुष्य अपने खाद्य पदार्थ के लिए जानवरों का शिकार करेगा, जिससे जानवरों की संख्या में भारी जानवरों की संख्या में भी कमी आएगी। तो जो आपका खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल है वो भी तो प्रभावित होगा। घास को खाया टिड्डे ने, टिड्डे को खाया मेढक ने, मेढक को खाया सांप को खाया चील ने, और चील को खाया आदमी। तो कहीं भी एक चेन गड़बड़ाई तो पूरा सिस्टम ब्रेकअप हो जाएगा। होगा कि नहीं? ठीक। चलो, ये तो इन्होंने बताया नेगेटिव पॉइंट। कुछ पॉजिटिव बता दो कि आने जाने से क्या फायदा हो रहा है। अगर जो मानव पर्वत का आवागमन नहीं करता है तो वहाँ की जो वनस्पति है वो प्रभावित नहीं होगी। और अगर तो मानव पर्वत का प्रवास अगर जो नहीं करता है तो वहाँ के जल स्रोत हैं जैसे नदियाँ, तालाब, कुएं आदि प्रदूषित नहीं होंगे। मानव द्वारा जो लकड़ियाँ ईंधन के रूप में जलाई जाती हैं उससे उत्पन्न हुआ धुआं अगर नहीं होगा तो वहाँ की वायु प्रदूषण नहीं होगा। मतलब इनका कहना यह है कि यदि एक समान मात्रा में उत्पादन किया जाए और जो एक नेचर की होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म होता है, ये मैकेनिज्म ये कहता है कि यदि हम एक लिमिट तक कोई भी खर्च करते हैं नेचर का तो वो उसको कोई नुकसान होता नहीं है। लेकिन एक नेचर की थ्रेशोल्ड है पर सीमा, या कुछ सीमा से ज्यादा करेंगे तो वो नेचर भी डिस्टर्ब हो जाएगी। क्योंकि कहा भी गया प्रकृति रक्षित रक्षता, कि जब तक हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तब तक हमारी रक्षा कैसे करेगी। तो इस तरीके से दोनों लोगों की डिबेट देखते हुए यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ऋतु प्रवास कोई गलत क्रिया नहीं है, वो एक अनुकूलन की क्रिया है। लेकिन अनुकूलन उसी मात्रा तक हो जब तक मनुष्य के अस्तित्व का प्रश्न हो, उसके बाद उसका ज्यादा नेगेटिव मात्रा में कोई औचित्य नहीं रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू।